नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके सामने नया टॉपिक मीजल्स लेके आया हूँ। जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट की थी हमने, उसका नया टॉपिक क्या है? मीजल्स। आज इसके मीजल्स के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, बाकी कल कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मीजल्स क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके कारण इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्लियर? आप वीडियो के साथ कड़ी साथ जुड़ने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं और साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चले। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, मीजल्स के बारे में बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सवाल बनते कहां से हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं। हम सारी चीजों को एक साथ क्लियर करते हो जाएंगे। क्लियर? जो हमारे आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के स्टूडेंट है या अदर स्टूडेंट है, सबके मैं किसी से भी क्या नोट्स मंगवा सकता हूँ कि हाँ आपने नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर नोट्स मैं ऑनलाइन के थ्रू दे रहा हूँ। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपन मीजल्स के बारे में कि हम मीजल्स को और किस किस नामों से जानते हैं, कि मीजल्स के अदर नेम क्या क्या है। अगर मैं बात करता हूँ किसके, मीजल्स के बारे में, कि मीजल्स मीजल्स आल्सो नोन एज मीजल्स को किस किस नाम जानते हैं? रूबियोला नाम से जानेंगे। क्लियर? रेड स्पॉट किस नाम से? रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। हम मीजल्स को रूबियोला का नाम जानते हैं, रेड स्पॉट्स के नाम से जानते हैं, रेड मीजल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेड मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? गॉड ग्रेसेस डिजीज, गॉड जो भगवान की दी हुई बीमारी के नाम से जानते हैं इसको। किसको? भगवान की दी हुई बीमारी के नाम से जानते हैं, गॉड ग्रेसेस डिजीज के नाम से जानते हैं। हम इसको फर्स्ट डिजीज बोलते हैं। कौन सी डिजीज बोलते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट डिजीज कौन सी है? वो है मीजल्स। क्लियर? तो फर्स्ट डिजीज की बात करते हैं, फर्स्ट डिजीज कौन सी है? मीजल्स होते हैं। हम इसको 10 डे मीजल्स ही बोलते हैं। कौन सा? 10 डे मीजल्स भी बोलते हैं, 10 डे मीजल्स बोलते हैं, 14 डे मीजल्स भी बोलते हैं, 14 डे मीजल्स के नाम से जानते हैं। हम इसको मॉर्बिली, किस नाम से? मॉर्बिली नाम से भी जानते हैं। हम इसको हार्ड मीजल्स के नाम से भी जानते हैं और हम इसको इंग्लिश मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इंग्लिश मीजल्स। इतने सारे नाम आपने अब तक नहीं सुनेंगे जितने नाम मैंने मीजल्स के लिखा है। इसको रोबियोला वायरस के नाम से, क्योंकि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है? रोबियोला वायरस होता है। क्लियर? हम इसको रेड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? रेड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? उसके बाद रेड मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेड स्पॉट, रेड मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम गॉड ग्रेसेस डिजीज के नाम से जानते हैं, कि भगवान की दी हुई बीमारी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डिजीज, पहली बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको 10 डे मीजल्स बोलते हैं, इसको 14 डे मीजल्स बोलते हैं। 10 डे मीजल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 डे से इसमें क्या फीवर स्टार्ट होने लगता है। क्या स्टार्ट होने लगता है? जो आगे पढ़ेंगे, फीवर स्टार्ट होता है। जो मीजल्स का क्या होता है? फर्स्ट सिम्टम होता है। फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? वो क्या होता है? मीजल्स का फर्स्ट सिम्टम होता है। और 14 डेज के क्या है? रेसेस अपीयर स्टार्ट होने लगते हैं। क्या स्टार्ट होने लगते हैं? रेसेस के 14 डे मीजल्स बोलते हैं। उसके बाद इसको मॉर्बिली नाम से जानते हैं, क्योंकि जो जीन होता है वो किसका होता है? मॉर्बिली का होता है। हम इसको हार्ड मीजल्स और इंग्लिश मीजल्स, इन सारे नामों के कारण हम इसको क्या जानते हैं? रोबियोला वायरस को इन सारे नामों से जानते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब आगे चलते हैं कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कि जो रोबियोला वायरस होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब बात करते हैं रोबियोला वायरस का, सॉरी मीजल्स का, कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जिसके द्वारा बीमारी फैल रही है, कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका एजेंट क्या है। एजेंट की बात करते हैं तो कौन सा वायरस है? रोबियोला वायरस है। कौन सा वायरस है? रोबियोला वायरस। क्लियर? तो कौन सा वायरस है? रोबियोला वायरस है। जो कौन सा वायरस है? आरएनए पैरा मिक्जो वायरस। कौन सा वायरस है? याद रखना, आरएनए पैरा मिक्जो वायरस होता है। क्लियर?
पॉजिटिव ओरिजिन बात की तो कौन सा है, रूबियोला वायरस है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस फैमिली का होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, जीन की, कि ये कौन से जीन का, अभी मैंने बताया था ये कौन से जीन का है, मोरविली जीन का होता है। कौन से जीन का होता है, मोरविली जीन का होता है। क्लियर, कौन से, मोरविली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पूछा हुआ सवाल कि जो मीजल्स होता है वो कौन सी फैमिली का होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि मीजल्स होता है वो कौन सी फैमिली का होता है, मोरविली फैमिली का होता है। देखो साथ साथ चीजों को क्लियर करते हुए कोलेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाला पीरियड। सबसे पहले पीरियड की बात करते तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। हर एग्जाम में मीजल्स के बारे में पूछा जाने वाला बड़ा फेवरेट एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन, दिल्ली एम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या है। अगर मैं बात करता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या है, कि कोई बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर क्या किया, जैसे सपोज दैट बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर क्या किया, एंटर करता है। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो क्या है, सो फर्स्ट सिम्टम, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम शो करता है, उन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद वो फर्स्ट सिम्टम शो कर रहा है, क्या फर्स्ट सिम्टम शो कर रहा है, सो फर्स्ट सिम्टम, उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अगर बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड तो मीजल्स का याद रखना दोस्तों 10 to 14 days incubation period of measles, incubation period of measles how much, 10 to 14 days। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम, उस पर नेक्स्ट की बात करता हूं तो कम्युनिकेबल पीरियड, कि जो कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की, आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है, फैमिली मोरविली फैमिली का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। कौन सा पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड। अगर कम्युनिकेबल पीरियड की बात करते हैं, पहले वही क्वेश्चन आते हैं कि पहले कम्युनिकेबल पीरियड होता क्या है। तो कम्युनिकेबल पीरियड की बात करते हैं तो ट्रांसफर 1% to another person, 1% to another person। ठीक है, तो कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, ट्रांसफर 1% टू अनदर पर्सन। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी फैल रही है, उस जो पीरियड होता है, जो बीमारी फैलने का पीरियड होता है वो होता है कम्युनिकेबल पीरियड। जो जब बीमारी होती है उसके बाद उसको कम्युनिकेबल पीरियड आता है। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब क्या होता है कि 1% से दूसरे पर्सन के अंदर जो बीमारी ट्रांसफर हो रही है, 1% transfer of disease of 1% to another person is called communicable period। How much communicable period? After races appear, after races appear 4 to 5 days। How much time? 4 to 5 days। When races appear, जब रेस अपीयर हो जाता है उसके 4 to 5 days बाद का पीरियड जो होता है वो होता है कौन सा पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में कि आइसोलेशन पीरियड कितना होता है। आइसोलेशन पीरियड की बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आइसोलेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 7 डेज। आइसोलेशन पीरियड ऑफ मीजल्स कितना, हाउ मच, 7 डेज। क्लियर, अगर एग्जाम इसका प्रायोरिटी में सवाल बनता है कि एग्जाम सवाल क्वेश्चन कैसे आएगा इसका कि प्राइमरी नर्स रोल इन मीजल्स की हाउ मच टाइप क्वेश्चन, प्राइमरी नर्स रोल इन मीजल्स। तो व्हाट आंसर क्या होगा, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, या प्राइमरी नर्स रोल इन मीजल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइमरी नर्स रोल क्या है मीजल्स के अंदर, तो क्या है आइसोलेशन। क्लियर, तो आइसोलेशन टाइम कितना है, 7 डेज का जो पीरियड होता है वो होता है आइसोलेशन टाइम। क्लियर, उसके बाद मैं बात करता हूं
आइसोलेशन पीरियड को कॉजेटिव वर्जन पढ़ा हमने, कम्युनिकल पीरियड पढ़ा, आइसोलेशन पीरियड पढ़ा। आइसोलेशन पीरियड पढ़ने के बाद मैं पढ़ता हूँ रूट ऑफ एंट्री। तो रूट ऑफ एंट्री कि रूट ऑफ एंट्री वाला किसके द्वारा ये फैलता है, तो इसका रूट कौन सा है, रेस्पिरेटरी रूट। कौन सा रूट है, रेस्पिरेटरी रूट। रूट कौन सा है, हाउ रूट is the respiratory route of measles. Measles route of measles of respiratory route. And next is the mode of transmission. Mode of transmission. Mode of transmission is the airborne and droplet nuclei. Airborne and droplet nuclei. This is route of entry is a respiratory route and mode of transmission is airborne and droplet. The droplet like that, sneezing, and coughing. Sneezing and coughing. Clear? कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात आती है तो क्या है, एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। उसका स्नीजिंग की और स्नीजिंग एंड कफिंग से ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर आता है। क्लियर? किसके थ्रू बता है, कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू, बेहतर 1% to 1% फैलता है। क्लियर? उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि कौन से सीजन में मोस्टली होता है। सीजन की बात आते हैं, सीजन, तो सीजन की बात करता हूं तो विंटर। विंटर के अंदर मोस्टली अफेक्टेड बट एनी सीजन कि मोस्टली इफेक्ट कब होता है, विंटर सीजन के अंदर। विंटर सीजन के अंदर मोस्टली इफेक्ट होता है बट किसी भी कोई से भी मौसम में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, रूट ऑफ एंट्री और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा। उसके बाद मैं बात करता हूं किसके बारे में, सीधे बात एज, कौन सी एज के अंदर ये मोस्टली फैलता है। तो यार एज की बात आती है तो चिल्ड्रन का नाम आता है कि जो मीजल्स होता है मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है और 3 साल से ज्यादा के बच्चों को अफेक्ट करता है। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी कि एज, कौन सी एज में मोस्टली फैलता है, तो किससे फैलता है, चिल्ड्रन को अंदर फैलता है। क्यों, बिकॉज ड्यू टू 3 year to provide maternal antibody। 3 साल के बाद क्या है, ये मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन को होता है क्योंकि 3 साल तक जो बेबी होता है उसको क्या है, माँ के द्वारा क्या एंटीबॉडी मिलती रहती है, इस कारण से मीजल्स डेवलप नहीं हो पाता है। क्लियर? ये एज हो गया। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो होती है साइन एंड सिम्टम। कि साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं हम कि मीजल्स के अंदर साइन एंड सिम्टम से बहुत सवाल बनते हैं। क्लियर? कौन सा सवाल कैसे बनता है वो सारे डाउट क्लियर करेंगे अभी। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं साइन एंड सिम्टम की। किसकी? साइन एंड सिम्टम। अगर साइन एंड सिम्टम की बात करता हूं तो फर्स्ट पढ़ते हैं प्री इरप्टिव फेज। क्या पढ़ते हैं? प्री इरप्टिव फेज, जिसको हम प्रोड्रोमल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोड्रोमल स्टेज के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्री इरप्टिव फेज और प्रोड्रोमल स्टेज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द मीजल्स। क्लियर? उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट सिम्टम देखने को क्या मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर। Fever is the first symptom, very important. First symptom. कभी मत लिखना कॉप्लिक स्कोट is the first symptom. No, कभी नहीं। फर्स्ट सिम्टम की बात आती है तो फीवर का नाम होता है, फीवर इज द फर्स्ट सिम्टम। क्लियर? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो 3C साइन देखने को मिलते हैं। 3C साइन कौन से? कफ, कोर्जा, कफ आता है, कोर्जा, कंजक्टिवाइटिस। 3C साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर?
किसके अंदर देखने को मिलता है? प्री इरप्टिव फेज के मीजल्स के अंदर, जिसके अंदर कफिंग आता है, कोर्जिया आता है, कंजक्टिविटिस आता है। ये 3 साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा हमको। राइनोरिया देखने को मिलेगा, राइनोरिया देखने को मिलेगा, लैक्रीमेशन देखने को मिलेगा। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ हर एग्जाम में पूछा सवाल और आने वाले एग्जाम में पूछेगा सवाल कि कॉप्लिक स्पॉट किसके अंदर देखने को मिलते हैं। कॉप्लिक स्पॉट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के अंदर आता है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स। क्लियर? तो कॉप्लिक स्पॉट हमको देखने को मिलते हैं। कॉप्लिक जो वाइटिस, इसके अंदर क्या होता है? वाइटिस एंड ब्लूइश कलर of upper buccal mucosa, of upper buccal mucosa near second and third molar teeth। क्लियर? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉप्लिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। जो वाइटिस और ब्लूइश कलर के पेजेस बन जाते हैं अपर बगल मुकोसा के अंदर सेकंड और थर्ड मोलार टीथ के पास। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा स्क्रीन पेज के अंदर फीवर पढ़ा, तीसरी सिम्टम पढ़े, फोटोफोबिया पढ़ा, राइनोरिया पढ़ा, लैक्रीमेशन पढ़ा, कॉप्लिक स्पॉट पढ़ा। ये सारे सिम्टम किसके होते हैं? मीजल्स से, और हर एग्जाम में से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करता हूं मैं इरप्टिव फेज की। सेकंड की बात आती है तो पहले हमने इरप्टिव पढ़ा, फिर अब पढ़ते हैं हम इरप्टिव फेज। क्या पढ़ते हैं? इरप्टिव फेज। वह साथ साथ चीजों को क्लियर करते हुए चलिए और आराम से पढ़िए। क्लियर? अब सेकंड की बात आती है तो आती है इरप्टिव फेज। क्या बात आती है? इरप्टिव फेज। देखिए इरप्टिव फेज होता है, सबसे पहली बात आती है कि हम ज्यादा बड़ा लेक्चर इसलिए डालते नहीं यूट्यूब के अंदर कि वो लेंथी हो जाता है, लोग स्टूडेंट को देखने में अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं क्या है। ओके क्लियर? उसके बाद तो इरप्टिव फेज के उसके बाद क्या स्टूडेंट को अच्छा लगता है कि इतना बड़ा लेक्चर है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो वीडियो को मैं क्या टुकड़ों में डालने की कोशिश करता हूँ। टुकड़ों के अंदर अगर वीडियो डलेगी तो क्या है स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? आप बात करते हैं इरप्टिव फेज की। इरप्टिव फेज की बात करते हैं तो क्या है, इसके अंदर क्या है? रेसेस देखने को मिलते हैं। रेसेस कब देखने को मिलते हैं? 14 डेज के अंदर। और बात करते हैं रेसेस किस तरीके के देखने को मिलते हैं तो मैक्यूल एंड पेप्यूल। मैक्यूल एंड पेप्यूल टाइप के क्या है इसके अंदर रेसेस देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 14 डेज पर रेसेस अपीयर हो जाते हैं जो किस तरह के दिखते हैं? मैक्यूल एंड पेप्यूल टाइप के देखने लगते हैं। अब उसके बाद आती है कि फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिलते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिलते हैं? अब फर्स्ट रेसेस की बात करते हैं तो बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर। ईयर के पीछे क्या है? फर्स्ट रेसेस देखने को मिलते हैं। इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की जो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। बस 6 अक्षर याद करने हैं कि फर्स्ट रेसेस 3 बीमारी के अंदर होते हैं, वो कहां पे फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो याद रखना M4 इस तरीके से। मेरी अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो। ये तो अकॉर्डिंग मेरी राइफल CD100 या अकॉर्डिंग टू यू और आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ M4 मीजल्स, E4 ईयर। मीजल्स के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा? ईयर के पास। क्लियर? ईयर के बिहाइंड द ईयर। उसके बाद आती है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस के अंदर कहाँ मिलेगा अपन को?
फेस पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट सिम्टम का देखने को मिलेगा फेस पे। उसके बाद आती है चिकन पॉक्स की बात। चिकन पॉक्स की बात आती है तो कहाँ सीटी मतलब ट्रंक पर देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये 3 सवाल आपके एग्जाम 1 नंबर 3 लाइन 6 अक्षर आपके एग्जाम 1 नंबर के लाएंगे। तो M फॉर मीजल्स, E फॉर बिहाइंड द ईयर, R फॉर रूबेला, F फॉर पेन, C फॉर चिकन पॉक्स, T फॉर ट्रंक। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं रेसिस पढ़ा हमने, बिहाइंड द फिर पढ़ते हैं पोस्ट इरप्टिव फेज। थर्ड स्टेज पढ़ते हैं हम पोस्ट इरप्टिव फेज। मैं बात करता हूं पोस्ट इरप्टिव फेज। अगर पोस्ट इरप्टिव फेज की बात करता हूं कि पोस्ट इरप्टिव फेज हम उसको कन्वल्सेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, also known as convalescent स्टेज। हम कन्वल्सेंट स्टेज के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। और इसमें क्या है फीवर तो क्या है सबसाइड हो जाता है। फीवर क्या है सबसाइड हो गया, लेकिन वीकनेस रहती है। हमको वीकनेस देखने को मिलती है, फटीग देखने को मिलती है। क्लियर। अब और बात करें इसके अंदर हम तो क्या है इरिटेशन देखने को मिलता है। इस तरह की सिम्टम देखने को मिलती। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कौन सी स्टेज के अंदर होता है? मीजल्स की थर्ड स्टेज जो होती है पोस्ट इरप्टिव फेज या कन्वल्सेंट स्टेज के अंदर आता है रीएक्टिव ऑफ टीबी। जो टीबी होती है वो क्या हो जाती है रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं उसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। क्लियर। हाँ डायग्नोसिस की बात करते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है डायग्नोसिस। क्लियर। डायग्नोसिस की बात करता हूं मैं। तो डायग्नोसिस के अंदर हम डायग्नोसिस की बात करता हूं मैं तो हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तो हमको क्या है इसमें कॉप्लिक स्पॉट क्या देखने को मिलता है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मीजल्स के अंदर। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन और कॉप्लिक स्पॉट हो गया। उसके बाद से क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड ग्रांट सेल इन ब्लड। जो जिसके अंदर क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड हमको सेल देखने को मिलती है किसके अंदर ब्लड के अंदर। ये हमारा क्या डायग्नोसिस कंप्लीट। हिस्ट्री कलेक्शन लिया, फिजिकल एनालिसिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड ग्रांट सेल इन ब्लड। आज का लेक्चर ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे पूरा मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे पूरा मैनेजमेंट कि बूस्टर डोज कब है, एमएमआर कब देते हैं, मीजल्स कब देते हैं, विटामिन ए क्या है, मीजल्स क्या है, एमएमआर क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। ये सारी चीज हम क्या है अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और साथ साथ वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।